हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बस द बर्डन। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम चंचल है और चलो हम अपनी क्लास बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने प्रीवियस चैप्टर के बारे में, विच इज द कोल्ड वॉर एरा। अब हमने अपने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि किस तरह से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई और दो सुपर पावर्स हैं, यूएसए और यूएसएसआर, किस तरह से दो सुपर पावर्स बनी। आज हम अपनी क्लास में बात करेंगे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है। तो बेसिकली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, राइटिंग थोड़ी गंदी है तो उसको प्लीज माफ कर देना। मान लो कि ये हमारा बना लेते हैं यूएसए का मैप। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज यूएसए, और उतनी दूर हमारा यूएसएसआर। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है एक दूसरे से, ये बहुत दूर है। अब यूएसए के नीचे बिल्कुल यहाँ पे एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है क्यूब। अब मैंने आप लोगों को बताया था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो लड़ाई थी वो मेनली थी आइडियोलॉजी को लेके, सोच को लेके, क्योंकि यूएसए कहता था कि लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म सबसे बेस्ट है एक पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए। वहीं यूएसएसआर का मानना ये था कि कम्युनिज्म सबसे बेस्ट होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो इनकी लड़ाई तो आइडियोलॉजी को लेकर चली रही थी, आइडियोलॉजी। ठीक है, अब जो ये क्यूबा है ना, क्यूबा ये एक सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट कंट्री है, मतलब जो यूएसएसआर की एक अलाय है, यानी कि इसकी एक तरह से दोस्त मान लो। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, यानी कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसमें कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, सब अपने फायदे के लिए एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। तो जो क्यूबा है वो एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है जो कि यूएसएसआर की एक अलाय थी। अब यूएसए ने कहा तुम मेरे नीचे है, तुम मेरे पास इतनी पास होके यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही है, इतनी हिम्मत। अब यूएसएसआर उस ये बात है अप्रैल 1961 की, ठीक है, यानी कि कोल्ड वॉर का जो पीरियड था, उसमें क्या हुआ कि यूएसएसआर को ये डर लगने लगा कि क्यूबा तो यार एक छोटी सी अलाय है, छोटी सी आइलैंड कंट्री है, अगर इस पे यूएसए ने अटैक कर दिया तो ये अपने आप को कैसे सपोर्ट कर पाएगी, अपने आप की कैसे मदद करेगी। क्योंकि यूएसएसआर के लिए जो क्यूबा थी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। अभी इसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों थी, इसका सबसे बड़ा कारण था कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच का जो डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा था, और यूएसएसआर जो था वो क्यूबा को एज अ स्पाई यूज करता था अगेंस्ट यूएसए। यानी कि यूएसए में जो कुछ भी हो रहा है वो किसके थ्रू चेक रखता था, क्यूबा के थ्रू यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के लिए क्यूबा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब यूएसएसआर को ये लगने लगा कि कहीं क्यूबा पे यूएसए अटैक ना कर दे, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसने कहा, यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे वो थे हमारे निकिता क्रुश्चेव। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपनी जो मिसाइल्स हैं वो यहाँ पुट कर देंगे और इस छोटी सी क्यूबा को हम एक रशियन बेस बना देंगे। क्या बना देंगे? एक रशियन बेस बना देंगे। तो इन्होंने ऐसा सोचा, तो इन्होंने इसके लिए अपनी जो मिसाइल्स थी यहाँ पुट कर दी। लेकिन हुआ क्या कि यूएसए है तो बड़ा चालाक है ना, हर चीज की वो खबर रखता था। तो उसने क्या किया, उसको 3 हफ्तों के अंदर 3 वीक्स के अंदर ये पता चल गया कि यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल्स जो है वो क्यूबा में सेट कर दी हैं, इंस्टॉल कर दी है। अब यहाँ के जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे वो थे जॉन एफ कैनेडी, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो थे फिडल कास्ट्रो। अब जॉन एफ कैनेडी के तो उसको तो डर लग गया कि भाई मेरे बिल्कुल नीचे मिसाइल्स पुट कर दी यूएसएसआर ने। अब वो चाहता तो इस पे अटैक कर सकता था, इस पे मिसाइल्स फिक्स अपनी जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो इसके ऊपर डाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको पता था यूएसएसआर उसको पूरी टक्कर देता है
और वो अगर इस पे अटैक कर देगा तो नीचे से क्यूबा यूएसए पे अटैक कर देगा, और अगर वो यूएसए जो है क्यूबा पे अटैक करता है तो यहाँ से यूएसएसआर जो है वो इस पे अटैक कर देगा, और क्योंकि यहाँ पे इसको रशियन बेस बना दिया तो ये भी उसको पूरे अब जवाब दे सकते हैं। यूएसए ने सोचा अब तो भाई इसका बड़े ही चालाकी से इसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे इसने अपनी वॉरशिप्स को कहा, अमेरिकन वॉरशिप्स को, कि भाई यूएसएसआर से जो क्यूबा आने का जो रूट है उसको ब्लॉक कर दो अपनी वॉरशिप्स लगा के, ठीक है, अपनी वॉरशिप्स यहाँ पुट कर दो, और ये अब तुम ये तय करोगे कि कोई भी यूएसएसआर की वॉरशिप जो है या कोई भी जो शिप्स हैं वो क्यूबा ना आ सके। वो उसने ऐसा इसलिए किया, वो उसने यूएसए ने वार्निंग देने के लिए कहा कि यूएसएसआर को कि अगर तुमने यहाँ पे कोई भी अब मिसाइल पुट की या तुम इधर आए तो ध्यान रखना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। अब यूएसएसआर को भी लगा कि भाई यूएसए भी मुझ पर अटैक कर सकता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी जो शिप्स हैं वो वापस बुलाने पड़ेंगे यूएसएसआर। तो यहाँ जो रशियन बेस बनाया था, यहाँ जो मिसाइल्स पुट की थी वो वापस यूएसएसआर चली गई, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और इसको हाई पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड को यहाँ लगने लगा था यार अब तो हो गया सत्यानाश, अब तो होके रहेगी थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो पर ऐसा नहीं हुआ, यूएसए और यूएसएसआर ने यहाँ बहुत ही इंटेलेक्चुअली बिहेव किया, बहुत ही सोच समझ के बिहेव किया। उनको पता था कि दोनों ही इतनी न्यूक्लियर पावर इनके पास है, दोनों इतने स्ट्रांग है कि अगर एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं, और कुछ बचेगा नहीं तो रूल किस पे करेंगे, और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को वेस्ट क्यों करें जब वो किसी पे रूल करने के लिए उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये था हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे अब समझाने के बाद आप लोगों को समझ नहीं आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वापस पीछे करके देख लेना, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में कि कोल्ड वॉर का मतलब क्या है। कोल्ड वॉर बेसिकली क्या था, ये सिचुएशन थी कि कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, यानी कि टेंशन की सिचुएशन, ठीक है, अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंट्रेशन है, कंपटीशन है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस। और मैंने इससे बताया था कि इससे चीज निकल के आती है कोल्ड वॉर से, जिसका नाम था लॉजिक। कोल्ड वॉर से क्या निकल के आती है, क्या चीज निकल के आती है, लॉजिक ऑफ डिटरमिनेंस। देखो इसी चक्कर में मैंने आप लोगों को अपनी पिछली क्लास का भी बता दिया, आप भी देख लेना पूरा, ठीक है। डेटरेंस, तो कोल्ड वॉर से क्या चीज निकल के आई थी, डेटरेंस। अब हम बात करते हैं आगे कि क्या जरूरत है। मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड जो था ना, देखो अब मान लो आपकी कोई क्लास है, आपकी क्लास में सब बच्चों का एक ग्रुप तो नहीं होता, हर ना कुछ फ्रेंड्स का अपना अपना ग्रुप होता है, और उनमें से ग्रुप ऐसा होता है जो पूरी क्लास पे ना रूल करता है। अब मान लो कि उसकी बराबरी का, अब वो यूएसए वो एक ग्रुप है एक क्लास का, ठीक है, जो वर्ल्ड है ना, मान लो ये पूरा वर्ल्ड एक क्लासरूम है, इसमें एक पावरफुल सा ग्रुप है जिसका नाम है यूएसए, और यहाँ पे एक और पावरफुल ग्रुप आ जाता है जिसका नाम है यूएसएसआर। अब क्या यूएसए सहन कर सकेगा कि इसकी बराबरी का एक ग्रुप कैसे आ गया, भाई इतना मेरे जितना शक्तिशाली ये कैसे आ गया। तो ये क्या करेगा, क्लास के और बच्चों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। यानी कि ये जो क्लास के बच्चे हैं ये वो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज, इसमें हो गई ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। और यूएसएसआर ने भी ऐसे उसने बोला यार ये तो ऐसे कर रहे हैं, ये तो मेरे से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी क्लास के कुछ बच्चों को या दूसरी क्लास के कुछ बच्चों को चलो भाई बुला लेता हूँ और अपने में शामिल कर लेता हूँ, जैसे जर्मनी हो गया, ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज हो गई, ठीक है। तो यूएसएसआर ने भी अपने जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनको बुलाना शुरू कर दिया। इसके पास इसके पास चला गया था ईस्टर्न यूरोप, इसके पास चला गया था, या थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, सॉरी, और यहाँ पे चला गया वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, ब्रिटेन फ्रांस वाला एरिया इधर आ गया। अब क्या हुआ कि अब देखो क्लास में ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ना लड़ाई में नहीं पढ़ना चाहते, बोलते हैं यार मैं नहीं लड़ाई में पढ़ना चाहता, हमें बिल्कुल अलग रखो इस चीज से। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज मान, वो थी हमारी इंडिया, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया,
घाना और इजिप्ट, इन कंट्रीज ने कहा कि भाई हम ना इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते, भाई हम ना इन लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसना चाहते, हम भाई पीसफुल कंट्री हैं, अभी अभी तो हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, अब तुम वापस से हमें अपने अंडर ले लो, ऐसा थोड़ी होता है, हमें थोड़ा रिलैक्स भी करने दो। तो इन्होंने बोला कि भाई हम लड़ाई में नहीं फंसेंगे, हम ना यूएसए के साथ जाएंगे और ना ही हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे। इन्होंने अपनी एक गैंग बना ली जिसका नाम इन्होंने रख दिया नाम। नाम मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट, अलाइनमेंट मूवमेंट, इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। अब यूएसए और यूएसएसआर, इनके भी भाई कुछ गैंग के नाम होंगे। यहाँ पे इसका नाम है वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस, मैं बार बार कह रही हूँ मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, ज्यादा ध्यान मत देना, इसलिए मैं साथ साथ बोल रही हूँ, ठीक है। और इस तरफ जो गैंग बनी वो थी ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस इसलिए भी कहा जाता है, इसको इसलिए कहा जाता है वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस, क्योंकि जो यूरोप जो था ना वो सबसे पहला था जो कोल्ड वॉर से इफेक्ट हुआ था, सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था। यूरोप का हाफ पार्ट, वेस्टर्न पार्ट जो था वो यूएसए एक्वायर्ड था और जो ईस्टर्न पार्ट था वो यूएसएसआर एक्वायर्ड था। तो वेस्टर्न पार्ट जो था वर्ल्ड का वो यूएसए की तरफ और ईस्टर्न पार्ट यूएसएसआर की तरफ, इसलिए हम इसको वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस के नाम से भी जानते हैं। अब ये छोटी छोटी कंट्रीज जो इसके साथ मिली वो इसलिए तो नहीं मिली होंगी यार चलो कोई बात नहीं, हम भी तो लिबरल डेमोक्रेसी को मानते हैं, चलो भाई हम यूएसए के साथ मिल जाते हैं, हमारा भाई जैसा है। नहीं, यहाँ पे सब जो एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाता है वो अपने फायदे के लिए निभाता है। तुम भी अपने दोस्ती फायदे के लिए निभाते हो। अब ये मत कहना अरे नहीं भाई भाई नहीं ऐसे नहीं है, हम सच्चे दोस्त, हर कोई ऐसा होता है, ठीक है। तो यूएसए के साथ जो अलायंस थी उन्होंने यूएसए को क्यों सपोर्ट किया और यूएसएसआर के साथ जो दूसरी कंट्रीज थी जिन्होंने अलायंस बनाई उन्होंने यूएसएसआर को क्यों सपोर्ट किया, और यूएसए और यूएसएसआर इतनी पावरफुल थी फिर भी उन्हें इन छोटी छोटी कंट्रीज की क्यों जरूरत पड़ी वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसको रब कर देते हैं पहले, क्या तो अब हम बात करते हैं why small countries joined two power blocks, superpower blocks। सबसे पहली चीज, इन्होंने यूएसए और यूएसएसआर को सपोर्ट किया प्रोटेक्शन के लिए, अब प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन अपनी राइवल ब्लॉक से, यानी कि मान लो किसी कंट्री ने यूएसए को सपोर्ट किया तो यूएसएसआर उसके खिलाफ हो जाएगा, तो यूएसएसआर से बचने के लिए उसने यूएसए को सपोर्ट कर लिया। और अगर मान लो कि कोई ऐसी कंट्री है उसके अगेंस्ट यूएसए है, ठीक है, तो यूएसए अगर उसके अगेंस्ट है तो वो यूएसएसआर को ज्वाइन कर लेगी प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा प्रोटेक्शन उनको चाहिए होती थी उनके आसपास के जो नेबर कंट्रीज थी, ठीक है, या फिर उनकी जो राइवल कंट्रीज थी उनसे उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी, इसलिए भी इन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया, यूएसए और यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया या इनके साथ अलायंस बना ली। दूसरा कारण था वेपन्स के लिए, वेपन्स या मिलिट्री के लिए। भाई इनको वेपन्स की क्यों जरूरत पड़ी? अरे भाई हाथ से तो नहीं लड़ सकते, वेपन्स की जरूरत तो है, अगर कोई अटैक कर दे तो लड़ने के लिए वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो वेपन्स और मिलिट्री कौन प्रोवाइड करती थी? ये दोनों कंट्रीज प्रोवाइड करती थी। ये इनको डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करती थी ये कंट्रीज, ये दोनों कंट्रीज यूएसए और यूएसएसआर। तीसरा इनको चाहिए था सपोर्ट। अब भाई ये छोटी छोटी कंट्रीज, इनकी यूएन में बात कहाँ इतनी सुनी जाएगी, तो इनको किसकी सपोर्ट की जरूरत थी? इन दो पावर ब्लॉक्स की, क्योंकि ये उस टाइम पे इतने पावरफुल थे, कुछ भी कहेंगे उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ेगा, तो इनको जरूरत थी सपोर्ट की। चौथी जो चीज थी, इनको जरूरत थी मार्केट के लिए, यानी कि अब ये यूएसए और यूएसएसआर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि अपनी जो एमएनसी थी, एमएनसी तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के चैप्टर में,
तो इन ये क्या MNCs क्या करती हैं, ये इन छोटी छोटी कंट्रीज में आके सेटअप हो जाती हैं। अब ये जब ये MNC यहाँ के सेटअप होती हैं, MNC मल्टीनेशनल कंपनीज इन कंट्रीज में आके सेटल होती हैं, तो यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें क्या मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। इस वजह से इनको जरूरत थी इन 2 पावर ब्लॉक्स की, ठीक है। तो किस किस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वेपन्स के लिए, सपोर्ट के लिए और मार्केट के लिए। अब बात करते हैं, चलो भाई ये हमें समझ में आता है कि इन छोटी छोटी कंट्रीज को जरूरत थी इन बड़ी कंट्रीज की, इन 2 सुपर पावर्स की। लेकिन ये 2 सुपर पावर्स जो थी इनको किसकी जरूरत पड़ गई, इन छोटी छोटी कंट्रीज की। भाई ये बात तो मेरे को समझ में नहीं है, मैं समझा देती हूँ, तभी तो मैं आई हूँ इधर। वाई 2 सुपर पावर्स wanted support of small countries। ठीक है। अब देखो तुम्हारी क्लास में क्या होता है कि तुम्हारे स्कूल में कभी इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस में क्या होता है कि तुम ना सब लोगों से वोट मांगते हो। जब तक ये छोटे छोटे लोग तुम्हारे साथ नहीं मिलेंगे तुम पावरफुल नहीं बन सकते, राइट। तो इसी तरह से इन सुपर पावर्स को भी इन छोटी कंट्रीज की जरूरत थी। सबसे पहला कारण था स्पाई के लिए, एज अ स्पाई। अब देखो ये यूएसए है, ठीक है, और ये इतनी दूरी पे यूएसएसआर, ये है यूएसएसआर। अब इन दोनों कंट्रीज को ऐसी कुछ कंट्रीज की जरूरत पड़ेगी जो एक दूसरे के करीब हो। और मान लो जैसे यूएसएसआर की कोई करीब कंट्री है जो कि यूएसए को सपोर्ट करती है, और यूएसएसआर के पास कोई ऐसी कंट्री है जो है तो यूएसए के पास लेकिन सपोर्ट किसको करती है, यूएसएसआर, जैसे क्यूबा। तो वो उसको एज अ स्पाई यूज करता है एक दूसरे के अगेंस्ट, ये देखने के लिए कि भाई ये मेरे ऊपर कुछ साजिश करने की कोशिश तो नहीं कर रहा या मुझ पे कुछ अटैक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो पहला पॉइंट हो गया स्पाई के लिए, ठीक है। ये यहाँ से एक दूसरे पे निगरानी रखते थे, ऐसी कंट्रीज के साथ अलायंस बना लेते थे जो इनके पास होती थी, जहाँ से ये इन पे निगरानी रख सके, ठीक है। दूसरा था लोकेशन के लिए। लोकेशन कैसे, लोकेशन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये कभी भी अपनी जमीन पे लड़ाई नहीं करती, क्योंकि ये बहुत समझदार है। इनको ये पता है अपनी जमीन पे लड़ाई करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, इकोनॉमी का कितना लॉस होगा। ये अपनी जमीन पे लड़ाई नहीं करते थे, तभी तो इतने पावरफुल बन गए। और वो बेवकूफ कंट्री जो एक दूसरे अपनी जमीन पे लड़ाई करती हैं, उनको ये थोड़ा वो नहीं होता कि भाई ये हमें फंसा रही है एक तरह से। इनको ये लोकेशन के लिए यूज किया करती थी। क्या करती थी, यहाँ पे ना इन कंट्री, छोटी छोटी कंट्रीज को पैसा दे देती थी और बोलती थी भाई तुम हमें ना अपना ना कुछ ऐसा एरिया दे दो जहाँ से हम अपनी मिसाइल्स लॉन्च कर सकें। और देखो जब कभी भी मिसाइल लॉन्च होती है ना तो आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है उससे। उस लैंड पे ना आप क्रॉप्स नहीं उगा सकते हो, है ना। तो यानी कि ये अपने मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए, वेपन्स को लॉन्च करने के लिए इनको लोकेशन की जरूरत पड़ती थी। या फिर इनको लड़ाई करने के जमीन की, भाई तुम लड़ाई तो जमीन पे ही करोगे, तो जमीन चाहिए होती थी लड़ाई करने के लिए, उसके लिए भी इन कंट्रीज का ये यूज करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये यूज करते थे वाइटल रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। कोई भी कंट्री रिसोर्सेज के बिना डेवलपमेंट नहीं कर सकती। रिसोर्सेज नहीं होंगे तो टेक्नोलॉजी कहाँ से बनाएंगे ये लोग। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे उनका ये कंट्रीज यूज करती थी। फिर चौथी चीज मार्केट। अब भाई मार्केट तो उसमें था, यहाँ कहाँ से आ गया मार्केट। ये मार्केट क्यों नहीं आएगा इधर, जब ये दूसरी कंट्रीज में अपनी MNC सेट करेंगी या फिर अपनी मार्केट सेटअप करेंगी तो वहाँ के लोग इनका सामान खरीदेंगे। इनका सामान खरीदेंगे तो वो पैसा किन के पास जाएगा, इन 2 कंट्रीज के पास जाएगा। इन 2 कंट्रीज के पास जाएगा तो भाई अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करेंगे। तो इनको मार्केट, ऐसा मार्केट भी इनको यूज करते थे इन छोटी छोटी कंट्रीज को, USA और USSR। ठीक है। तो ये हमने बातों में मैंने तुम्हें ये इमरजेंसी ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स पढ़ा दिया है, ठीक है। अच्छा आगे और पढ़ाऊं, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी क्या। चलो कोई बात नहीं, अगले क्लास में और पढ़ लेंगे। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो को प्लीज कर देना, ठीक है। तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारे 100% मार्क्स आएंगे।
100% तो नहीं, चलो कोई नहीं, 90% अब आ जाएंगे, भगवान करे 100% भी आ जाए। ठीक है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना अगर कोई डाउट हो। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।